हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब भी हार्ट अटैक आता है तो जो ब्लॉकेज, चर्बी के जो ऑक्सीडाइज ब्लॉकेज होती है, ख़राब चर्बी के कोरोनरी आर्टरीज में जो जमा होते हैं ड्यू टू गलत खान पान, सेडेंट्री लाइफ, जीनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सबसे आपको ब्लॉकेज होते हैं। और टॉक्सिक मेटल्स जो यूटेंसिल्स में और प्लास्टिक में पाया जाता है, उससे भी वास्कुलर सिस्टम डैमेज होती है। तो जब ब्लॉकेज बनता है तो हर साल आप कैलकुलेट करके चलो कि भाई आपका खान पान अच्छा नहीं है तो 10% 15% के ब्लॉकेज आपका बढ़ेगा। अब कोरोनरी आर्टरी स्ट्रॉ से कम डायामीटर की होती है, 4.5 मिलीमीटर से एओर्टा में से निकलती है एलएमसी, और उसका जो डिवाइडेशन होता है एलएडी और एलसीएक्स में वो 4 मिलीमीटर, और जब नीचे एपेक्स की तरफ आती है तो 2.6 मिलीमीटर की होती है। और राइट साइड में से राइट कोरोनरी आर्टरी वो भी 4 मिलीमीटर की होती है, और नीचे एपेक्स की तरफ आती है तो 2.6 मिलीमीटर की होती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी फ्लेक्सिबल है, कोई पीवीसी पाइप की तरह तो है नहीं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको हृदय को ब्लड नहीं मिलेगा, हृदय पूरे बॉडी को ब्लड देगा। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो कोरोनरी आर्टरी से आपको शुद्ध ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा। अब हार्ट अटैक जब खराब चर्बी वाला ब्लॉकेज, कैल्शियम, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मोनोसाइट्स वगैरह जमा होते हैं, जब हार्ट का एंडोथेलियम इनर लेयर डैमेज होता है और वो फटता है शोल्डर रीजन में से, मीन साइड में से, सीयर स्ट्रेस के हिसाब से आइदर हाइपरटेंशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, स्ट्रेस, हाई बीपी वगैरह कोई भी कारण से फट सकता है, तो वहाँ लोहे का क्लॉट जमा हो जाता है और 100% आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा, जिसको पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं और पूरा आर्टरी फाइब्रिन से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, उसको ACS बोलते हैं, नॉन स्टेमी। अब इमीडिएट ट्रीटमेंट में आप हॉस्पिटल में रस कर जाते हो और वहाँ इमीडिएट एंजियोग्राफी करके आपको 3 ब्लॉक बता के स्टैंड डाल देंगे अथवा तो बाईपास पे ले जाएंगे। इमीडिएटली आपको डिस्प्रिन की एक गोली चबा जानी है। आपको जब भी ऐसा लगे कि छाती पे पत्थर पड़ा है, पसीना छूट रहा है, हार्ट के रीजन में जनरलाइज सिवियर हैवीनेस लग रही है, लेफ्ट शोल्डर में पेन आ रहा है, थ्रॉट में पेन आ रहा है, दांत में पेन आ रहा है लेडीज़ में कभी कभी, और लेडीज़ में कभी कभी वॉमिटिंग होती है या बैक साइड पेन होता है, तो तुरंत डिस्प्रिन की गोली चबा जाइए। और टाइकाग्रेलोर जो ब्रिलांटा के नाम से जानी जाती है, वो 90 मिलीग्राम की 2 गोली तुरंत पानी के साथ ले लीजिए, और एटोरवास्टेटिन की 80 मिलीग्राम की एक गोली तुरंत ले लीजिए। फिर फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुला के बीपी और पल्स चेक कराइए। आपका बीपी और पल्स नॉर्मल है तो कोई डरने की बात नहीं है। पल्स ज़्यादा है तो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कार्डियो सिलेक्टिव आप टेली कंसल्टिंग से आप हमारे से लिखवा लीजिए। फिर आप नाइट्रेट्स की गोली जीभ के नीचे, सॉर्बिटेट की गोली 5-5 मिनट के डिस्टेंस के हिसाब से जब तक चेस्ट पेन है तब जीभ के नीचे रखिए। मॉर्फिन का इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। तो तुरंत जनरल प्रैक्टिशनर को बुला के आप बीपी पल्स चेक कराइए। जो वो नॉर्मल है तो माइल्ड बीटा ब्लॉकर, और फिर पेशेंट को स्टेबलाइज होने दीजिए स्टेटिन की दवाई से, माइल्ड बीटा ब्लॉकर, फिर नाइट्रेट्स और डिस्प्रिन की आधी गोली, एक गोली चबाने के बाद डेली डिस्प्रिन की आधी गोली खाना, और फिर टाइकाग्रेलोर की 2 गोली स्टेट लेने के बाद इमरजेंसी में गोल्डन आवर में 1 कलाक में लेने के बाद फिर दूसरे दिन से सुबह शाम 90 मिलीग्राम की गोली चालू कर देना। वो ट्रेन डॉक्टर की गाइडेंस से ही लेना है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन और साइड इफ़ेक्ट्स देखना पड़ता है।
फिर बात आती है कि तुरंत एंजियोग्राफी कराए कि नहीं कराए। तुरंत एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तुरंत एंजियोग्राफी कराने से इस्केमिक रीवास्कुलर इंजरी होती है, परफ्यूजन इंजरी होती है, तो जो वायबल हार्ट के सेल्स है वो भी डेथ हो जाते हैं, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है। तो आप पेशेंट को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए दवाई से, और ACS है तो एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन से आप उनको स्टेबलाइज कर दीजिए। और स्टेमी है तो आप गोल्डन आवर में 5 स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक दे दीजिए। उसके बाद में आप 6 हफ्ते बाद CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए। उसमें परफेक्ट रिजल्ट आता है कि हार्ट में कैल्शियम कितना है, हार्ट में स्टीनोसिस कितना है, कितना ब्लॉकेज है। वो कराने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी दवाई या कौन सा पावर में लेनी है, कौन से इंजेक्शन आपको लेने हैं। और बाईपास कराने का आपको बोला गया है, तो बाईपास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में लमसम पर टकावारी बता के लोगों को बाईपास की तरफ ले जाते हैं। तो आप US FDA एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट लीजिए। मैं आज US FDA अप्रूव्ड एनहेंस काउंटर पल्सेशन के ट्रीटमेंट के डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ कि वो नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, एज बाईपास और एंजियोप्लास्टी। आप उसको US FDA ने आप उसको मायोकार्डियल इंफार्क्ट में, एक्यूट में, या कार्डियोजेनिक शॉक, या हार्ट फेलियर में, या अनस्टेबल एंजाइना और सीवियर एंजाइना चेस्ट पेन में ले सकते हैं। और ECP का 3 पोर्शन होता है, एक्यूट हीमोडायनेमिक पोर्शन, सेकंड एक्यूट वास्कुलर रिस्पॉन्स, और थर्ड कार्डियक स्टेबलाइजेशन पोर्शन होता है। तो ECP में मेन नेचुरल कोलेटरल्स डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होने से खुलती है, जब शरीर के 3 भाग, पैर के 3 भाग, काफ मसल, मिडल थाई, अपर थाई में न्यूमेटिक स्पेशल कफ लगते हैं, चेस्ट में ECG लगता है, और हाथ में स्फिग्मोमीटर लगता है। तो आपका हार्ट इनडायरेक्टली ECP मशीन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम सेट करते हैं, तब ECP में जब हार्ट डायस्टोली में होता है, ऑर्टिक वाल्व बंद होता है, तब कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, और शियर स्ट्रेस से एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रेशन होता है, तो वेसल्स डायलेट होती है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर बनता है, तो नई नई रक्तवाहिनियाँ बनती है, कैपिलरीज बनती है, तो एंजियोजिनेसिस एंड आर्टेरियोजिनेसिस होता है, और जो सुसुप्त अवस्था में वेसल्स है वो भी खुल जाती है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आफ्टर लोड कम होता है, तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, हार्ट की दोनों चैम्बर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सिंक्रोनाइज काम करने लगती है। तो जो पहले हार्ट अटैक आने के बाद पंपिंग इको कराया तो 30% था, तो वो बढ़ के 55-60%, मीन्स इंसान का पंपिंग नॉर्मल हो जाता है। 50% के ऊपर पंपिंग नॉर्मल कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ECP में 15 मिनट के बाद में जो राइट एट्रियल प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो बढ़ता है, वो 15 से 20 मिनट बाद कम होना चालू हो जाता है। वो हार्ट के लिए, हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और 15 मिनट बाद ANP हार्मोन का सिक्रेशन होने से वॉल्यूम ओवरलोड कम होता है, तो हाइपरटेंशन कम होता है, और पूरी कोलेटरल्स ब्लॉकेज के आसपास खुल जाने से ब्लॉकेज वाली आर्टरी निष्क्रिय हो जाती है, और हार्ट को दूसरे रूट से मल्टीपल मात्रा में ब्लड मिलना चालू हो जाता है, और यंग हार्ट हो जाता है। इंसान फिर से यंग महसूस करने लगता है, और दवाइयाँ कम हो जाती है। डायबिटिक में इंसुलिन बंद हो जाते हैं, दवाइयाँ कम हो जाती है। किडनी फेलियर पेशेंट्स में क्रिएटिनिन कम हो जाते हैं। तो ECP एक बहुत साइंटिफिक मोडालिटी है, उसको ट्रेन डॉक्टर से लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो
तो आप ECP को एडॉप्ट कीजिए सर्जरी के में जाने से पहले, ट्रॉमा में जाने से पहले ECP को एडॉप्ट कीजिए। हाँ, आपको कोई वाल्वुलर प्रॉब्लम है तो हम आपको सलाह देंगे कि आगे क्या करना है, जैसे एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन। बाकी आप ECP को इकोकार्डियोग्राफी करा के ECP ट्रीटमेंट लीजिए तो आपका पंपिंग बढ़ जाएगा, नेचुरल बाईपास हो जाएगी, एंजियोजेनेसिस हो जाएगा, आर्टीरियोजेनेसिस हो जाएगा। और ECP इतना साइंटिफिक है कि US FDA ने उसको ऑल हार्ट कंडीशंस में पास किया है, इमरजेंसी में भी। तो एंजियोग्राफी कन्वेंशनल कराने की ज़रूरत नहीं है। आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए, इकोकार्डियोग्राफी कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए और उसके बाद ECP और सपोर्टिव सिस्टम हार्ट न्यूट्रिशन ड्रिप लीजिए। आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा और आप एकदम तंदुरुस्त महसूस करोगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।